क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान के लोग शासन सत्ता में हैं, जो हुक्मरान हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारे लोगों को हक अधिकार मिले। आप सोचिएगा कि अगर हमारे महापुरुष तथागत बुद्ध से लेकर के अयंकाली, पेरियार, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम, विजय सिंह पथिक, मानव साहब काशीराम, बीपी मंडल, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, इन महानायकों ने, और ये तो कुछ नाम हैं, हजारों नाम हैं जिन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारे लोगों का जो अधिकार है वो हमें मिले, सम्मानजनक जीवन मिले, शिक्षा मिले, व्यवस्था में हमारी भागीदारी हो, सत्ता में हमारी भागीदारी हो। भागीदारी की बात नहीं है, अगर हम बात करें तो सत्ता और व्यवस्था दोनों हमारी ही होनी चाहिए। भागीदारी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने अभी उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि 90% जनसंख्या हमारी है, तो व्यवस्था और सत्ता दोनों हमारी होनी चाहिए। और जिनकी 10% जनसंख्या है उनको 10% भागीदारी हम लोगों के द्वारा दी जानी चाहिए, यह सही तरीका होगा। लेकिन अभी क्या है कि 10% लोग व्यवस्था और सत्ता पर कब्जा किए बैठे हैं और हम 90% लोग उनसे भागीदारी मांग रहे हैं। ठीक उल्टा हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। इस देश के शासक हम ही थे, लेकिन बीच में कुछ कारणों से ये सत्ता, ये व्यवस्था षड्यंत्रों के तहत हमसे छीन ली गई और आज इस बहुसंख्यक होते हुए भी हम शासक नहीं हैं, हम हुक्मरान नहीं हैं, हम एक तरीके से गुलाम हैं। हमें हमारे साथ अन्याय होता है तो एफआईआर लिखाने के लिए महीनों जो है भटकना पड़ता है। अगर कोई घटना हो जाए तो उसके लिए थाने चौकी का चक्कर लगाना पड़ता है, धरना आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर के हमारी एफआईआर दर्ज होती है। आरक्षण को लगातार खत्म किया जा रहा है, संविधान को लगातार खत्म किया जा रहा है। संविधान के महत्व को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक लोहार था, बहुत उम्दा कारीगर था, अच्छा हुनरमंद था। तो राजा को उसके बारे में किसी ने बताया, तो राजा ने उस लोहार को अपने अस्त्र बनाने का काम सौंपा। तो लोहार ने बहुत ही सुंदर और मजबूत अस्त्र जो बनाकर राजा को दिए। राजा उसकी कारीगरी को देखकर, उसके हुनर को देख करके, काबिलियत को देख करके बड़ा खुश हुआ और उस लोहार के व्यवसाय को बढ़ाने और उसके उत्थान की योजना राजा के मन में आई। तो राजा ने क्या किया, उसको अपना एक चंदन का बाग दे दिया। राजा ने चंदन का बाग लोहार को इस नियत से दिया, ये सोच करके दिया कि अगर हम इसको चंदन का बाग दे देते हैं तो ये चंदन बेच करके अच्छा पैसा कमा लेगा, उससे अपना व्यवसाय भी बड़ा मजबूत खड़ा कर लेगा और उसके बाल बच्चों की भी स्थिति सुधर जाएगी, सम्मानजनक जीवन ये जिएगा। सुना। और लोहार ने क्या किया, चंदन के बाग को, चंदन के पेड़ों को काट काट करके, उसकी जो आदत थी उसके चंदन की लकड़ी को जला जला कर कोयला बनाकर कुछ मार्केट में बेच दिया, कुछ अपनी जो भट्टी में लगा लिया। यानी कि चंदन को उसने कोयला कर दिया, मिट्टी के मोल कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा की जिज्ञासा जागी। राजा ने सोचा कि अब जो है हमें चल के देखना चाहिए कि लोहार की स्थिति क्या है। अब तो लोहार बहुत बड़ा कारोबारी हो गया होगा, अब तो उसका बहुत बड़ा महल होगा, उसके बच्चे भी बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, अच्छा खान पान हो गया होगा। तो इस इच्छा को मन में लेकर के राजा खुश होता हुआ लोहार की तरफ आया। जब
लोहार के गांव में आया, लोहार के घर के नजदीक आया, तो राजा ने देखा कि वही वो पुरानी झोपड़ी थी, वो जो पुराने हालात थे, जो बच्चों के फटे पुराने कपड़े थे, आज भी लोहार उसी हालात में था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने लोगों से पूछा आसपास के, ये बताइए कि हमने जो है इस लोहार को जो चंदन का बाग दिया था उसका इसने क्या किया। तो लोगों ने बताया कि लोहार ने चंदन के बाग को काट करके भट्टी में जलाकर कोयला बना के बेच दिया। तो राजा बड़ा गुस्सा हुआ, लोहार के पास आया, लोहार से पूछा कि तेरे पास चंदन का कुछ लकड़ी बचा है कि नहीं। तो लोहार बोला, साहब है तो, लेकिन बस एक बेट बचा हुआ है जो कुल्हाड़ी में है। तो राजा ने कहा ऐसा कर, वो कुल्हाड़ी का बेट ले आ। जब वो कुल्हाड़ी का बेट लाया तो राजा ने उसको जो है वो लकड़ी कुल्हाड़ी वाली दे करके मार्केट में भेजा, बोला जा इसका भाव पता करके आ, इसको बेच के आ। जब लोहार उस लकड़ी को लेकर के चंदन को मार्केट में बाजार में बेचने गया तो कोयले से कई गुना ज्यादा कीमत उसकी पाया, छोटे से टुकड़े की। तो उसे पश्चाताप हुआ, भागता हुआ फिर आया राजा के पास, बोला महाराज हमसे गलती हो गई, एक बाग और दे दीजिए। तो राजा बोला कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ही बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो हमारे पास अभी मौका है, और जो चंदन का बाग है वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। इसके महत्व को अगर हम नहीं समझे, अगर हमने इसको बचाने की लड़ाई को नहीं लड़ा, इसको खत्म हो जाने दिया, फिर जो है दोबारा संविधान हमें नहीं मिलेगा, दोबारा वो चंदन का बाग नहीं मिलेगा। दोबारा जो मिलेगा वो मिलेगा जो पहले उन लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी मनुस्मृति वाली। उसके बारे में तो आप लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं जान ही रहे होंगे कि भाई आप जो है इस रास्ते से जा नहीं सकते, आप दहा नहीं बेच सकते, फला जाति का आदमी जो है बहुत नीचा है तो उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, और फला जाति का इतना ऊंचा है कि वो उसकी ऊपर अगर आपकी परछाई पड़ गई तो उसको गौमूत्र से नहाकर खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध होगा। तो ये व्यवस्था जो उन्होंने दी थी, वो व्यवस्था को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज आवश्यकता है, जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इसमें हम सबको बराबर की भागीदारी करनी होगी। आज अगर हम इसको नहीं लड़ते हैं तो आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं वो तो पूछेंगी कि भाई जब ये सब हो रहा था, जब आरक्षण खत्म हो रहा था, संविधान खत्म हो रहा था, लोकतंत्र खत्म हो रहा था, पूरी व्यवस्था को निस्तनाबूद किया जा रहा था, उस समय आप कहाँ थे? तो हम और आप उनसे नजरें मिला करके बात नहीं कर पाएंगे। हम उनको जवाब दे सकें, उनके सामने हमारा सर उठा रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम आज लड़ें। अगर आज 5 साल और हम चुप रहे, 5 साल बाद हम लड़ने लायक नहीं रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। आज जो हम लोग घूम रहे हैं 15 महीनों से, जो सर ने बताया, तो ये ऐसे ही नहीं है, इस संविधान की ताकत से ही हम लोग घूम रहे हैं। उत्तर भारत लगभग पूरा घूम डाला है, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई है, कोई समस्या होती है तो प्रशासन आ जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि संविधान अभी लागू है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार अभी है। लेकिन अगर सोचो संविधान खत्म हो गया तो आपको लगता है कि ये अमर सिंह विद्रोही इस तरह घूम पाएगा? क्या तो जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? क्या मारे नहीं गए? बाबू जगदेव प्रसाद दूसरा को नहीं मारा गया? कितनों को नहीं मारा गया? हमारे कितने महानायकों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कामरेज चंद्रशेखर उर्फ चंदू, 32 गोलियां मारी गई थी उनको। हमारे हिसाब के समाज की थी, समानता की, समता की, सामाजिक न्याय की बात करते थे और मुखर होकर के बोलते थे। आप सोचिएगा कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी जब कर्पूरी ठाकुर साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए, नाई समाज से आते थे, जब वो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने लागू की पिछड़ा वर्ग के लिए, तो एक नारा दिया गया था कि करपुरा छोड़ गद्दी उठा छुरा। और यहाँ पर उस समय राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो व्यवस्था यहाँ लागू की थी आरक्षण की। तब एक नारा दिया गया था कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चलाओ। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों, चाहे एससी वर्ग के लोग हों, चाहे एसटी वर्ग के लोग हों, उनकी नजर में हम लोग शासन सत्ता
चलाने के योग्य नहीं है, हम लोग नौकरी करने के योग्य नहीं है, व्यवस्था पर कंट्रोल करने के योग्य नहीं है। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारा पुराना पेशा था, अहीर भैंस चराए, दूध दुहे और बेचे, कुर्मी खेती करे, ठीक है, नाई बाल काटे, जिसका जो काम था धोबी कपड़ा धोए या तब खाल छील ले, यही वो चाहते हैं ना। उनके कहने का मतलब आप सोचिएगा, जब ये संसद में मताधिकार की बात आई, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि यही कोरी कुर्मी काशी ये नाई सब क्या संसद में जाके हल चलाएगा क्या? संसद में इन लोगों का क्या काम है? ये दलित पिछड़ों का संसद में क्या काम है? ये कहकर के जिसको आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, बड़ा संबोधन देते हैं। लोकमान्य हमारे लिए बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं हो सकते। हमारे तो लोकमान्य बाबा साहब अम्बेडकर है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, कर्पूरी ठाकुर है, हमारे अपने नायक हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी जाति या वर्ग के लिए नहीं, संपूर्ण मानव समाज के उत्थान के लिए सोचा, सबके हक हिस्सेदारी की बात की। उन्होंने क्या कहा, इनको लोकमान कहते हैं, तो सिर्फ हमारे लोग ही सदन जाने चाहिए। जब महिलाओं की शिक्षा की बात आई, इन्होंने विरोध किया। जब बाल विवाह के विरोध की बात आई, बाल विवाह को खत्म करके उम्र बढ़ाने की बात आई, तो उन्होंने विरोध किया। हर जगह जब जब अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि जब जब हम न्याय मांगते हैं, जब जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, तब तब धर्म खतरे में आ जाता है। और जब तक हम इनकी व्यवस्था या इनके अनुसार चलते रहते हैं, तब तक धर्म मजबूत रहता है। तो समझना यह होगा कि आखिर धर्म की आड़ में कौन लोग हैं जो छुप रहे हैं और क्यों छुप रहे हैं। ये धर्म की जो मकर जाल की व्यवस्था है, ये हमारे ऊपर क्यों थोपी गई है? ताकि हम लोग इनके गुलाम बने रहें, और जब जब हम अपना सर उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, अपना हक मांगे, तब तब ये धर्म की तलवार से हमारा सर कलम करते हैं। ये चाहते हैं लोग। तो हम लोग इसी को लेकर के हमारा उद्देश्य है कि जो आपसी भेदभाव है, जो अपने आप को हम सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं, मनवा नहीं सकते, मानना ना मानना आपका काम है। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी तो बीमारी जो यहाँ बैठी हुई है वो है, वो बीमारी ये है कि हम फला जाति के हैं, वो फला जाति का, वो हमसे नीचा है, और हमारी जाति जो है वो श्रेष्ठ जाति है। ये सबके अंदर बीमारी है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी के अंदर की जातियां हो या एससी के अंदर की जातियां हो। तो अगर हमें संगठित होना है और अपने अधिकार लेना है, सत्ता और व्यवस्था कंट्रोल में करना है, हुक्मरान बनना है। बाबा साहब ने जो कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, तो हमें अगर शासक बनना है तो पहले हमें इस बीमारी को यहां से मिटाना पड़ेगा। हम ना तो किसी को ऊंचा माने और ना ही किसी को नीचा माने, समान माने। जब हम समान मानेंगे तो एक साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, और जब हम एक साथ बैठ के बात करने लगेंगे तो समाधान क्या होगा, निदान क्या होगा, इसका रास्ता निकलेगा। तब हम उसके लिए साझा संघर्ष शुरू कर पाएंगे, और जब हम साझा संघर्ष शुरू करेंगे तब सत्ता और व्यवस्था दोनों हमारे हाथ में आएगी। और जब तक हम हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक यह अन्याय लगातार हमारे ऊपर जारी रहेगा। केवल सत्ता बदल लेने से हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। हमने सत्ता नहीं बदली क्या? हम बाहर क्यों जाए? हम उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता बदली है। सपा की सरकार बनाई, बसपा की सरकार बनाई, कि हमारी समस्याएं खत्म हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने सत्ता बदली, व्यवस्था नहीं बदली, विचारधारा अपनी नहीं बदली। जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगी विचारधारा से, और विचारधारा में बदलाव जब आएगा जब पहली सीढ़ी आप ऊंच नीच वाली खत्म करेंगे, जाति का अहंकार जो है वो मिटाएंगे, तब साथ बैठ पाएंगे, तब जाकर के विचारधारा आपकी आगे बढ़ेगी। बहुजन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी थी उस पर आप चलेंगे। जब आप उस पर चलेंगे तब रास्ता निकलेगा व्यवस्था को बदलने का, और जब व्यवस्था बदलेगी उसके बाद जो आप सत्ता लाओगे वो सत्ता स्थायी नहीं बल्कि अमर सत्ता होगी। वो आपकी सत्ता होगी, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी रहे, लेकिन काम आपके हिसाब से होगा। तो हमें करना क्या है? व्यवस्था बदलनी है ताकि सत्ता स्थायी हो। आज 10% लोग, हालांकि अब तो मुख्यमंत्री भी बनने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी वो क्या बोलते हैं, जो उनके डर था जो अंदर थोड़ा, वो खत्म हो गया। अब खुलेआम मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अब तक तो वो पीछे रहते थे, 2-2.5% वाले,
अब तक तो पीछे रहते थे, मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, बहुत ज्यादा डिप्टी सीएम तक अपना रह करके मंत्री संत्री बन करके अपनी पूरी सत्ता चला रहे थे। लेकिन अब वो डायरेक्ट जो है सीएम बन रहे हैं, पीएम भी बने हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई डर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उनका कंट्रोल हो चुका है। तो इसी व्यवस्था को बदलना है। इसको लेकर के हम लोग मुख्य मांग ये है कि पहले तो देश के अंदर जाति जनगणना हो। जैसे बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो केवल ओबीसी को ही नहीं, एससी और एसटी सभी को उसका लाभ मिला। आंकड़े सामने आए, पता चला कि किसने कितनी जमीनों पर कब्जा किया, नौकरियों में कौन लोग ज्यादा है, संपत्ति किनके पास है। और फिर जो है वहां पर जो तत्कालीन अभी सरकार वर्तमान में है, उसने ओबीसी, एससी और एसटी तीनों का आरक्षण बढ़ाने का काम किया। अभी बिहार में 75% हो गया, 10% जो सुदामा कोटा है उसको मिला करके 65% हमारा वहां पर अगर हम कहें बहुजनों का आरक्षण बिहार में हो गया है। तो निश्चित तौर पर जब वो आरक्षण बढ़ाने की शुरुआत उन्होंने की है, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके जो और भी सुधार होने हैं वो भी शायद सरकार करे, और हो सकता है कि संख्या अनुपात में भी भागीदारी देने की हिम्मत कर पाए। कठिन काम है लेकिन कर सकती है। तो जब जाति जनगणना होगी तो उससे संपूर्ण बहुजन समाज को लाभ होगा। आंकड़े आएंगे, आंकड़ों के आधार पर आज देश में चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, तीनों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ी है। बहुत सारी जातियों को इन सबके बीच में समाहित किया गया है। एससी में भी तमाम जातियां शामिल की गई, ओबीसी में भी तमाम जातियां शामिल की गई, और एसटी में भी तमाम जातियों को जो नहीं थी उनको शामिल किया गया। तो संख्या बढ़ी है लेकिन आरक्षण वही का वही है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि जाति आधारित जनगणना हो, और जनसंख्या अनुपात में जो मानव साहब काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से ये लागू हो। और मंडल कमीशन की जो भी 38 सिफारिशें शेष हैं उनको भी पूरी तरीके से लागू किया जाए। कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करके न्यायपालिका में हमारे लोगों को जज बनाया जाए, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। अब व्यवसायिक जो लोन होता है जाति विशेष के लोग ले जाते हैं, और जाति विशेष के लोग 10-10 हजार करोड़ लेके भाग जाते हैं। हमारे लोगों को 1 लाख रुपया नहीं मिलता है एक ठेला लगाने के लिए। तो उसमें हमारा कोटा फिक्स हो। हमारी आबादी 90% है तो कम से कम 70% तो हमें कोटा दो, ताकि जो हमारा भाई बहन नौकरी न पा पाए तो कम से कम सरकारी मदद लेकर के अपना बिजनेस शुरू करे। उससे उसका परिवार भी संपन्न होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क हो और समान हो। ऐसा नहीं कि 4 स्कूल है, चारों में अलग अलग पाठ्यक्रम चल रहा है। ये क्यों है? ये सिर्फ लूटने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के लिए है। शिक्षा को इतना महंगा ही कर देंगे कि आपके पास जब तक धन रहेगा तब तक आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लूटते रहेंगे, और जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। जब आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे तो बगैर उनके कुछ किए आपका बच्चा मजदूरी करेगा। ये व्यवस्था वो लाना चाहते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। तो इसको लेकर के हम लोग अभी करीब 63 दिन और घूमेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो आपके पूर्वांचल के अवध के बचे हुए हैं, इनको पूरा करके 17 फरवरी 2024 को हम लोग लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद रोड पर स्थायी आंदोलन धरना शुरू करेंगे। हम धरना शुरू करेंगे, आंदोलन वो तब बनेगा जब समाज साथ देगा, क्योंकि धरना 2-10-5-4 लोग शुरू कर सकते हैं। आंदोलन के लिए जनबल चाहिए होता है, और जनबल समाज से आता है। तो अब अंत सवाल हमारा ये है, काफी देर से हम लोग यहाँ धूप में खड़े हैं और इतनी चर्चा भी की। आप ये बताइए, आप सब पढ़े लिखे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। जिसका जो हमारा हक है संख्या अनुपात में मिलना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल हक है, मिलना चाहिए। तो इसके लिए आंदोलन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन में समाज की भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर 17 फरवरी को हमारा नहीं, अपने इस सामाजिक मूवमेंट का आप साथ देंगे या नहीं? व्यक्ति का साथ मत दीजिए, मिशन का, विचारधारा का, लड़ाई का साथ दीजिए। व्यक्ति बदलता रहता है, आज हम आए हैं कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन विचारधारा ना कभी मरती है ना बदलती है। तो विचारधारा के साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ सुना, और अंत में मैं पुनः आपको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार पेश करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद और गुलाम।